अभी हम लोग पढ़ क्या रहे थे? क्वेश्चन जो था हमारा, ये क्वेश्चन था क्या? approximate length of a conveyor of a loop take up portion of a built conveyor is dash percent of total conveyor length। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग अभी मैं अभी समझा रहा था कि लूप टेकअप जो होता है वो लूप टेकअप होता क्या है, लूप टेकअप पोर्शन होता क्या है। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ लूप टेकअप पोर्शन होता क्या है। देखो, लूप टेकअप पोर्शन होता ये है कि मान लो कोई बड़ा सा एक बेल्ट कन्वेयर है। ठीक है, कोई एक बड़ा सा बेल्ट कन्वेयर है। ठीक है, तो कन्वेयर में क्या होता है, टेंशन रहता है दोनों साइड, एक टाइट साइड एक स्लैक साइड। तो कन्वेयर सिस्टम में क्या होता है, अगर कोई बड़ा सा कन्वेयर है, लेंथ का कन्वेयर है, उसमें क्या होता है कि मान लो कहीं भी बीच में टेंशन वो कम हो सकता है, तो वो टेंशन को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लूप टेकअप पोर्शन एक अलग से ऐड कर देते हैं। लूप टेकअप पोर्शन एक अलग से हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली करता क्या है लूप टेकअप पोर्शन? लूप टेकअप पोर्शन में एक लूप पुली हम लोग लगा के रखते हैं। लूप पुली से हम लोग क्या करते हैं, लगभग 1% कन्वेयर का जो लेंथ है, बेल्ट का जो लेंथ है, उसका 1% हम लोग, मान लो कि 100 मीटर है, तो लगभग 1 मीटर जो हम लोग है वो लूप टेकअप पोर्शन में हम लोग यूज करेंगे। और वो यूज करने का जो मेन मकसद जो होता है वो क्या होता है कि टेंशन बना के रखता है, कि बेल्ट जो बेल्ट कन्वेयर का जो बेल्ट है उसका टेंशन हमेशा मेंटेन करता है। और दूसरा क्या है कि मान लो कि कभी भी बेल्ट में कोई भी पोर्शन बेल्ट का मान लो ब्रेक डाउन हो गया, कुछ दिक्कत हो गया, मान लो स्ट्रेस के कारण वो बेंड हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो कुछ टेकअप लूप का पोर्शन जो है 1%, इसमें से वो हम लोग इसमें यूज कर लेते हैं। तो मेकअप करते हैं लूप टेकअप पोर्शन से हम लोग कुछ लेंथ ऑफ बेल्ट का हम लोग मेकअप कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे कुछ टूट गया, ये बेल्ट कन्वेयर में यहाँ पे मान लो कि कुछ डिस्टॉर्शन हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस लूप टेकअप पोर्शन को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। ऊपर जब करेंगे तो जो लेंथ जो बच जाएगा वो लेंथ का हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। समझे? लूप टेकअप पोर्शन आपको समझ में आया कि इसका मेन जो दो काम है वो टेंशन बनाए रखना और दूसरा लेंथ को मेकअप कर देना। ठीक है, इतना तक समझ में आया? लूप टेकअप पोर्शन का इतना समझ में आया? ठीक है, अब जो टेकअप जो यूनिट होता है, लूप टेकअप जो यूनिट होता है वो 3 टाइप का होता है। एक स्क्रू टेकअप, एक वर्टिकल ग्रेविटी टेकअप और एक हॉरिजॉन्टल ग्रेविटी टेकअप। इस तीन टाइप का हमारा लूप टेकअप पोर्शन का यूनिट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं स्क्रू टेकअप यूनिट क्या होता है। स्क्रू टेकअप यूनिट इस टाइप का होता है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि स्क्रू टेकअप यूनिट का यूज कहाँ पे है। स्क्रू टेकअप यूनिट का यूज जो हम लोग करेंगे वो स्मॉल लेंथ के कन्वेयर सिस्टम में हम लोग मेनली यूज करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं लिख लो कि स्क्रू टेकअप यूनिट का जो मेन यूज है वो स्मॉल लेंथ का कन्वेयर में हम लोग यूज करेंगे। इसमें देखो ये टेकअप पुली है, इस टेकअप पुली जो स्क्रू के साथ वो अटैच है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो पुली है वो बेल्ट से जो कनेक्टेड है वो हमारा टेंशन बना के रख रहा है। तो आप एक चीज बताओ, आप ये एक तो टेंशन बना के रख रहा है, तो पहला हम लोग को समझ में आया। दूसरा क्या करता है, दूसरा क्या करेगा, ये देखो स्क्रू से ये स्लाइड हो सकता है इधर या फिर इधर, ये स्लाइड हो सकता है। तो आप मान लो पोर्शन कुछ लेंथ का हमको मेकअप करना है,
मान लो कि ये यहाँ पे है, तो मेकअप करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेकअप यूनिट को थोड़ा सा इधर घसका देंगे, थोड़ा सा इस इधर घसका देंगे कि घसका देंगे तो थोड़ा सा लेंथ हमारा यहाँ पे बच जाएगा, उसी लेंथ को हम आगे यूज कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो स्क्रू टेकअप यूनिट आप लोग समझ में आया। स्क्रू टेकअप यूनिट का जो मेन यूज है वो स्मॉल लेंथ के कन्वेयर बेल्ट में यूज करेंगे। ठीक है, और उसमें वो मेनली स्क्रू से वो टाइटन किया रहता है। ठीक है, जो पुली है लूप टेकअप का वो स्क्रू से टाइटन किया जाता है, जो आपस में स्लाइड हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा यूनिट समझते हैं, वर्टिकल ग्रेविटी टेकअप यूनिट। वर्टिकल ग्रेविटी टेकअप यूनिट का क्या काम है, सभी लोग बताइए। वर्टिकल टेकअप यूनिट देखो इस टाइप का रहता है, इस टाइप का वर्टिकल टेकअप यूनिट रहता है। इसमें क्या होता है कि ये जो टेकअप पुली है उससे हम लोग एक चीज वेट को यहाँ पे लटका देते हैं। चीज वेट लटकाने से क्या होता है कि इसमें टेंशन हमारा, टेंशन जो है वो हमारा मेंटेन करके रखता है। पहला हमको समझ में आया कि टेंशन ये मेंटेन करके रखता है। और इस टाइप का जो कन्वे, इस टाइप का जो टेकअप यूनिट है वो मीडियम टू लार्ज कन्वेयर, मीडियम टू लार्ज बेल्ट कन्वेयर में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, और मान लो कि इसको मेकअप करना है, तो मेकअप करना है तो ये जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो थोड़ा सा लेंथ यहाँ से बच जाएगा, जिसका यूज हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आया, किसी को कोई डाउट? एनी वन हैज एनी डाउट? समझ में आ रहा है सभी को? चले आगे समझते हैं। हॉरिजेंटल ग्रेविटी टेकअप यूनिट क्या होता है? हॉरिजेंटल ग्रेविटी टेकअप यूनिट में क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ये स्लाइडर से हमारा पुली को अटैच करके रखते हैं। स्लाइडर से हमारा टेकअप जो पुली है उसमें रहता है। अब और पुली का जो दोनों एंड है वो अलग एक हमारा पुली से अटैच रहता है, दोनों साइड का T1 और T2। और ये दोनों साइड क्या करता है कि हमारा टेंशन को बरकरार रखता है, टेंशन जो है हमारा मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और क्या, मान लो कि ये स्लाइड, ये रोलर है, ये रोलर स्लाइड होगा, तो स्लाइड होने से ये हमारा मेकअप कर लेगा लेंथ का। अगर हम इधर थोड़ा सा घसका देंगे तो थोड़ा सा लेंथ हमारा इसका, ये हमारा थोड़ा सा रिमेनिंग जो पोर्शन है वो बच जाएगा, उसका यूज हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, टेकअप पोर्शन आप लोग को समझ में आया। कन्वेयर बेल्ट में टेकअप पोर्शन समझ में आया। बेसिकली टेकअप पोर्शन का क्या यूज है आप लोग समझे? ठीक है, तो अब जब हम लोग थ्योरी पढ़ लिए तो इससे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन आता है इसमें टेकअप यूनिट पे। तो एक क्वेश्चन जो था वो ये क्वेश्चन था कि अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ अ, क्या क्वेश्चन था, अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ अ कन्वेयर ऑफ अ टेकअप पोर्शन ऑफ अ बेल्ट कन्वेयर इज ए परसेंट ऑफ टोटल कन्वेयर लेंथ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.5% होगा। बिल्कुल, क्या 135 का आंसर क्या होगा? अरे यार अभी मैं बताया कि 1% लेते हैं, अभी देखियो, देखो भाई, यहाँ पे अभी मैं बताया ना कि 1% हम लोग लेते हैं, बताया ना अभी 1% लेते हैं। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा इसका? 1% हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1% हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चले अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेसिप्रोकेटिंग ऑफ अ जिगिंग
movement is known as reciprocating of a jigging movement is known as। इसका आंसर बताइए कितना क्या होगा। पहला है स्लो फॉरवर्ड एंड क्विक बैकवर्ड स्ट्रोक, क्विक फॉरवर्ड एंड स्लो बैकवर्ड स्ट्रोक, नॉन ऑफ द एबव, बोथ ऑफ द एबव। 136 का आंसर बताइए सभी लोग कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा। विथ इसका आंसर बताइए सभी लोग 136 का। क्या आंसर होगा 136। समझ गए। 137 जो क्वेश्चन है, फ्रिक्शन व्हील विथ अ डिफरेंशियल गियर इज यूज्ड विथ। फ्रिक्शन व्हील विथ डिफरेंशियल गियर इज यूज्ड विथ 137 का आंसर बताइए। ये बताइए रेशियो ऑफ एक्चुअल लोड कैरिड बाय कन्वेयर ड्यूरिंग इट्स रनिंग पीरियड टू द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ these hour is known as average loading factor, cable belt conveyor, chain conveyor या second conveyor। ठीक है। लोडिंग फैक्टर होता क्या है कि एक्चुअल जो लोड है, मान के चलो एक्चुअल लोड जो हमारा कन्वेयर में एक्चुअल लोड जो हमारा है और कन्वेयर का जो एक्चुअल जो कैपेसिटी है उसका रेशियो हम लोग बोलते हैं लोडिंग फैक्टर। लोडिंग फैक्टर क्या होता है? रेशियो ऑफ एक्चुअल लोड टू द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द कन्वेयर, वो हमारा होता है लोडिंग फैक्टर। ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? एवरेज लोडिंग फैक्टर उसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? एवरेज लोडिंग फैक्टर। ठीक है। इसका आंसर बताइए। इन अ बेल्ट कन्वेयर कंप्राइजेज ऑफ वेरियस लेयर। बेल्ट कन्वेयर में वेरियस लेयर का यूज किया जाता है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? 139 का क्या आंसर होगा? वन 139 का जो वेरियस लेयर हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग कारकास बोलते हैं। ठीक है। टू मेक कन्वेयर बेल्ट ऑफ फायर रेजिस्टेंट,
दिस कोटिंग इज अप्लाइड टू मेक कन्वेयर बेल्ट फायर रेजिस्टेंट, दिस कोटिंग इज अप्लाइड। 140 का बताइए क्या आंसर होगा। 140 का तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हर जगह हम लोग पढ़ते हैं। 140 का हम लोग हर जगह पढ़ते हैं। ध्रुव सिंह बोल रहे हैं कि क्लास कभी स्टार्ट हुआ, नोटिफिकेशन लेट आता है सर। आप ग्रुप पे ऑलरेडी मैसेज तो हम लोग डाल चुके थे ग्रुप पे। आप लोग ग्रुप देखो, आप व्हाट्सएप पे ग्रुप देखो, ग्रुप पे ऑलरेडी मैसेज डाला हुआ है। ध्रुव सिंह, ठीक है। तो अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चन ये था कि फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए कौन सा कोटिंग हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये बेसिकली करता क्या है पॉलीविनाइल कार्बाइड, कि इसमें मेजर अमाउंट ऑफ क्लोराइड रहता है। ठीक है, क्या रहता है, मेजर अमाउंट ऑफ क्लोराइड रहता है। ठीक है, ये करता क्या है, ये जब जलता है, ये जब जलता है तो ये हेवी अमाउंट में जो क्लोराइड है वो हाइड्रोजन क्लोराइड बन के वो वापस निकलता है, जो कि अपने आप कंबशन को वो और सप्रेस करता है। ठीक है, वो और कंप्रेशन को सप्रेस करता है। ठीक है, और वो जब जलने के बाद वो एक लेयर बना लेता है वो, और वो जो लेयर है वो आपस में एक कोटिंग का काम करता है, और वो जो कोटिंग है वो आगे हमारा फायर रेजिस्टिंग कोटिंग की तरह काम करता है। इसीलिए हम लोग पीवीसी का यूज करते हैं, ताकि हम लोग का वो जो कन्वेयर है, बेल्ट कन्वेयर जो है वो हमारा फायर रेजिस्टेंट बन सके। ठीक है, सभी को क्लियर है। ट्रफ शेप ऑफ अ बेल्ट कन्वेयर इज मेड ऑफ। मैं सबसे पहला क्लास कन्वेयर का जो मैं सबसे पहला क्लास ले रहा था उसमें मैं आप लोग को बताया था कि ट्रफ शेप ऑफ अ बेल्ट कन्वेयर इज मेड विद द हेल्प ऑफ, किसके यूज से हम लोग ट्रफ शेप बनता है, किसके यूज से बेल्ट कन्वेयर जो है वो ट्रफ शेप बनता है। बताइए 144 141 का आंसर बताइए, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए। 144 ट्रफ शेप किसके कारण बनता है। 141 का आंसर बताइए आप लोग। ट्रफ शेप में बताया था कि ट्रफ शेप जो है वो किसके कारण बनता है। कन्वेयर का जो मैं सबसे पहला क्लास जो बताया था उसमें मैं बताया था कि ट्रफ शेप जो है वो आइडलर सेट के कारण बनता है। तो इसका आंसर बिल्कुल गोविंद बोल रहे हैं आइडलर सेट, बिल्कुल इसका आंसर आइडलर सेट होगा। ठीक है, मैं फर्स्ट क्लास ऑफ कन्वेयर का आप लोग जो पहला क्लास में जो लिया था उसमें मैं बताया था कि कन्वेयर का जो आइडलर सेट जो होता है वो क्या करता है कि वो ट्रफ शेप हम लोग को देता है बेल्ट कन्वेयर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 142 पाइप कन्वेयर आर। पाइप कन्वेयर क्या होता है। 142 पाइप कन्वेयर का बेसिकली क्या यूज है। एक तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्यों इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्यों है, क्योंकि वो कवर रहता है, और कवर रहता है तो कोई भी वो इन्वायरमेंट को एक्सपोज नहीं करता है। कोई भी हार्मफुल जो मान लो कोयला लोड हो रहा है तो कोयला से जो भी कोल डस्ट है वो एमिट अगर होगा भी तो वो पाइप में रहेगा, वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो एक तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। ठीक है, एक एनर्जी एफिशिएंट होता है और इजी टू मेंटेन होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल दी एबव हो जाएगा इसका आंसर। सारा ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, 143 बेल्ट कन्वेयर कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन। बेल्ट कन्वेयर का जो कैपेसिटी है वो क्या चीज पे डिपेंड करता है, सभी लोग बताइए क्या चीज पे डिपेंड करता है। मैं आप लोग को बताया था 143 का आंसर बताइए क्या होगा 143 का। 143 का क्या आंसर हो जाएगी।
143 का क्या आंसर हो जाएगा? देखो एक चीज बताओ, मैं बेल्ट कन्वेयर का कैपेसिटी आप लोगों को बताया था। बेल्ट कन्वेयर का जो कैपेसिटी होता है वो क्या होता है? ए इंटू बी इंटू वी। एरिया क्या होता है? बेल्ट विड्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11। तो वो कैची कैची पे डिपेंड कर रहा है? बेल्ट का विड्थ पे डिपेंड तो कर ही रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर ही रहा है, और बल्क डेंसिटी पे डिपेंड कर ही रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी भी साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है क्या किसी को? साउंड में अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या किसी को? अब ठीक है क्या साउंड? अब ठीक है क्या? एक मिनट, मैं साउंड का जो प्रॉब्लम है उसको मैं ठीक कर रहा हूँ। आप लोग अब बताना कि साउंड में अब कोई इशू है क्या? साउंड अब आ रही है क्या? अब बताना साउंड में कोई इशू है क्या?
अब सभी लोग बताइएगा, अभी साउंड में साउंड आ रही है सभी को, स्क्रीन शो हो रहा है? ठीक है। क्वेश्चन था कि बेल्ट कन्वेयर का जो कैपेसिटी है वो क्या चीज पे डिपेंड करता है, सभी को आ रहा है? हाँ बिल्कुल। अब बिल्कुल, अब साउंड मुझे लगता है ठीक हो गया है। तो क्वेश्चन ये है कि बेल्ट कन्वेयर का जो कैपेसिटी है वो क्या चीज पे डिपेंड करता है। तो मैं लास्ट क्लास में बताया था कि कन्वेयर का कैपेसिटी क्या होता है निकालने के लिए, ए इंटू बी इंटू वी। ए क्या होता है? एरिया। एरिया क्या होता है? बेल्ट विड्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 में बताया था। बी होता है बल्क डेंसिटी, वी होता है वेलोसिटी। ठीक है। तो वो कैची कैची पे डिपेंड किया, बेल्ट का विड्थ पे डिपेंड कर रहा है, बल्क डेंसिटी पे कर ही रहा है और वेलोसिटी पे कर ही रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। बेल्ट स्पीड पे कर रहा है, ट्रफ एंगल पे करेगा और बेल्ट विड्थ पे करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 143 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लास के एंड में लास्ट में हम लोग एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। ठीक है। आज का क्लास में मेनली जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और लास्ट में एक क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। 144 पे हम लोग आते हैं। इन अ स्क्रैपर चेन कन्वेयर अ सीरीज ऑफ आयरन कंटेनर मूव्स ऑन दिस। मतलब आयरन का जो कंटेनर है वो सीरीज ऑफ आयरन कंटेनर है, वो उस पर मूव करेगा। ठीक है। इज नोन एज। तो 144 का आंसर बताइए क्या होगा? कैची पे जो आयरन कंटेनर जो रहता है वो कैची पे रहता है, कैची पे अड़ा रहता है, फ्लाइट जो जिसको बोलते हैं। ठीक है। वो हमारा पैन पे रहता है, पैन पे वो मूव करता है। ठीक है। तो 144 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। अब साउंड क्लियर है सभी को? साउंड क्लियर है? साउंड में अब कोई इशू नहीं है? ठीक है चलो। चलिए नेक्स्ट, फॉर अ बेल्ट कन्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ बेल्ट कन्वेयर इन विच मैनर द सीक्वेंस कंट्रोल ऑपरेशन यूजफुल। सीक्वेंस कंट्रोलर में पहला क्लास में आप लोग देखे होंगे, मैं सीक्वेंस कंट्रोलर के बारे में भी आप लोग को समझाया था। तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसको बताइए क्या होगा? फॉर अ बेल्ट कन्वेयर इन विच मैनर द सीक्वेंस कंट्रोलर ऑपरेशन यूजफुल। सीक्वेंस कंट्रोलर क्या काम करता है? मैं आप लोग को बताया था सीक्वेंस कंट्रोलर का यूज। 145 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 145 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए 145 का क्या होगा? ए पहला ऑप्शन है, इंटरप्शन इन कन्वेयर गेट्स रिड्यूस। ठीक है। इफ एन आउटपाई कन्वेयर स्टॉप्स देन द अदर कन्वेयर आल्सो डिमिनिशिंग द चांसेस ऑफ कोल हीप एट द टेल एंड। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, इट इम्प्रूव द लाइफ ऑफ कन्वेयर देयर बाय रिड्यूसिंग द रनिंग कॉस्ट। और चौथा है, इट एक्ट एज शॉक ऑब्जर्विंग ऑपरेशन। इसका आंसर क्या होगा? 145 का आंसर क्या हो जाएगा? 145 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो सीक्वेंस कंट्रोलर करता है क्या है कि सीक्वेंस कंट्रोलर का जो मेन काम होता है वो मान लो कि जो भी कन्वेयर को है ना, एक पोर्शन अगर बंद हुआ तो दूसरा पोर्शन को भी ऑटोमेटिक बंद कर देगा, मतलब सिक्वेंसली उसको स्टॉप कर देगा। जिससे क्या होगा कि जो मान लो कि एक आउटबाई एंड का कन्वेयर स्टॉप हुआ तो अदर एंड जो कन्वेयर का जो है वो भी स्टॉप हो जाएगा। उससे क्या होगा कि कोल एक जगह इकट्ठा कोयला नहीं रहेगा। तो इसका 145 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। 46, 146 पे चलते हैं। इन अ सेकर कन्वेयर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज ऑब्जर्व। सेकर कन्वेयर में कौन सा ऑप्शन ऑब्जर्व किया जाता है? 146 का बताइए। सेकर कन्वेयर में भी मैं पढ़ाया था, 146 का मैं पढ़ाया था और सेकर कन्वेयर में बता चुका हूं आप लोग को, एक वीडियो भी दिखाया था मैंने। 146 का आंसर क्या हो जाएगा? 146 का क्या आंसर हो जाएगा?
आप लोग सभी के पास तो बुक पहुंच गया ना, तो आप लोग बुक देख के आंसर नहीं बता रहे हो ना। बहुत स्टूडेंट पहले से पढ़े रहते हैं तो वही आंसर बता देते हैं। आप लोग बुक देख के सॉल्यूशन देख के आंसर नहीं बता रहे हो ना। ठीक है, इसका आंसर जिगिंग मूवमेंट होगा। Cable belt conveyor has been in operation at a bauxite mines of Nalco. For this conveyor, which of the following gear is suitable? केबल बेल्ट कन्वेयर में किस टाइप का हम लोग गियर यूज करेंगे? सबसे पहला है डिफरेंशियल गियर। डिफरेंशियल गियर हम लोग, अभी मैं तुरंत बताया कि डिफरेंशियल गियर हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? सेकर कन्वेयर में यूज किया जाता है डिफरेंशियल गियर। ठीक है, अभी मैं बताया सेकर कन्वेयर में, जैसे बताया कि डिफरेंशियल गियर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो केबल बेल्ट कन्वेयर में कौन सा गियर का यूज किया जाता है वो बताओ। पहला ऑप्शन है डिफरेंशियल गियर, दूसरा ऑप्शन है रैक एंड पिनियन गियर, तीसरा है बेवल गियर और चौथा है हेलिकल गियर। 147 का क्या आंसर होगा? 147 का बी बोल रहे हैं। नहीं, देखो 147 का इस कन्वेयर में भी केबल बेल्ट कन्वेयर और सेकर कन्वेयर में भी डिफरेंशियल गियर का ही हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा गियर का यूज करेंगे? डिफरेंशियल गियर का यूज करेंगे। 148 पे चलते हैं। Which of the following serve as a fire resistant material in a belt conveyor? Polymeric compound, neoprene, ammonia, brine solution। 148 का बताइए क्या आंसर होगा? 148 का बताइए क्या आंसर होगा? बताइए 148 का क्या होगा? देखो 148 का जो आंसर होगा वो नियोप्रीन होगा। नियोप्रीन क्या करता है ना कि नियोप्रीन का जो अपना जो टेम्परेचर होता है, वो अपना जो वर्किंग टेम्परेचर होता है वो अराउंड 93 डिग्री सेल्सियस होता है नियोप्रीन का। ठीक है, तो 93 डिग्री सेल्सियस में अगर इसको बर्न करोगे ना तो नियोप्रीन जो होता है वो हार्ड हो जाएगा, वो जलेगा नहीं, वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको इसी नियोप्रीन को अगर हम लोग 260 डिग्री टेम्परेचर 260 डिग्री अगर टेम्परेचर जो सेल्सियस को पे अगर इसको हम जलाएंगे तब ये बर्न करने लगेगा। ठीक है, तो इसका जो वर्किंग जो टेम्परेचर होता है वो एक तो 93 डिग्री पे अगर बर्न करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा, लेकिन अगर 260 डिग्री जो बहुत ज्यादा होता है वो लगभग 500 डिग्री फ़ारेनहाइट पे अगर इसको जलाएंगे तब ये जलेगा। तो इसीलिए नियोप्रीन का हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, फायर रेजिस्टेंट मटेरियल में बेल्ट कन्वेयर में हम लोग नियोप्रीन का यूज करेंगे। व्हेन अ कन्वेयर इज स्नैप ड्यूरिंग इट्स यूज टू नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर जो क्वेश्चन है, 149 नंबर क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है कि व्हेन अ कन्वेयर इज स्नैप ड्यूरिंग इट्स यूज, ठीक है, टू ज्वाइन इट सम पोर्शन ऑफ बेल्ट इज कट फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, बेल्ट का कुछ पोर्शन ऊपर और नीचे से हम लोग कट करेंगे। दिस इज टेकन फ्रॉम एक्स्ट्रा 1.5% ऑफ बेल्ट कन्वेयर। एक्स्ट्रा जो है हम लोग एक्स्ट्रा जो 1.5% बेल्ट कन्वेयर का एक्स्ट्रा हम लोग लेते हैं।
एक्स्ट्रा हम लोग कहीं से लेंगे? द सेक्शन प्रोवाइडेड विद इन द कन्वेयर इटसेल्फ, जो हमारा कन्वेयर में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। वेयर दिस मटेरियल लेंथ इज प्रोवाइडेड, तो हम लोग कहां से ये मटेरियल लेंथ लेंगे? अभी मैं बताया हूं, ये क्वेश्चन 149 में अभी बताया हूं कि कुछ पोर्शन अगर स्नैप हो जाता है, टूट टूट जाता है, चाहे कुछ हो जाता है, तो उसमें हम लोग बेल्ट का कुछ पोर्शन ऊपर और नीचे का पोर्शन से लेंगे और उसको मेकअप कहां से करेंगे? तो किस जगह से हम लोग मेकअप करेंगे? 149 का बताओ क्या आंसर होगा? अभी मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ सबसे क्लास स्टार्टिंग से, हम लोग में सबसे पहला मैं टॉपिक पढ़ाया हूँ। 149 का बताइए क्या हो जाएगा? मान लो कि कन्वेयर का जो बेल्ट है वो टूट जाता है, स्नैप हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से मेकअप करेंगे? 149 का बताइए क्या आंसर होगा? अरे बताओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं अभी तुरंत पढ़ाया हूँ। लूप टेकअप पोर्शन में पढ़ाया हूँ अभी। लूप टेकअप पोर्शन का क्या काम होता है, मैं अभी जस्ट पढ़ाया हूँ ना। लूप टेकअप पोर्शन का क्या काम होता है, अभी मैं बताया हूँ। ये देखो, लूप टेकअप पोर्शन का मैं दो चीज बताया, एक टेंशन मेंटेन करना, ठीक है, दूसरा मेकअप करना लेंथ को। मान लो कहीं टूट टूट फूट जाता है तो यही लूप टेकअप पोर्शन से हम लोग मेकअप करेंगे, ठीक है। अभी मैं पढ़ाया यार, तीन तरह का होता है टेकअप पोर्शन, स्क्रू टेकअप, वर्टिकल ग्रेविटी टेकअप और हॉरिजॉन्टल ग्रेविटी टेकअप, ठीक है। डी, गोविंद बोल रहा है डी, बिल्कुल डी होगा। 150 क्वेश्चन है, एवरेज लोडिंग फैक्टर ऑफ अ बेल्ट कन्वेयर इज अ बेल्ट कन्वेयर इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। एवरेज लोडिंग जो फैक्टर है वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा? पहला है वॉल्यूम ऑफ मिनरल एट अ फेस, मिनरल का जो वॉल्यूम है फेस पे, बेल्ट स्पीड, लोकेशन ऑफ कन्वेयर और बेल्ट इंक्लानेशन। 150 का क्या आंसर होगा? वन फिफ्टी का क्या आंसर होगा कि एवरेज जो लोडिंग फैक्टर है, एवरेज लोडिंग फैक्टर अभी मैं क्या बताया, लोडिंग फैक्टर क्या होगा कि कितना एक्चुअल कोयला उस पे लोड है कन्वेयर पे और एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, यही दोनों का रेशियो को ही हम लोग एवरेज लोडिंग फैक्टर बोलते हैं। तो ये क्या चीज पे डिपेंड करता है? ये मेनली जो डिपेंड करता है वो लोकेशन ऑफ कन्वेयर, कन्वेयर का लोकेशन कहाँ है उस पे ये मेनली डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए लिटिल और नो बियरिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ अ बेल्ट कन्वेयर, ठीक है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लिटिल और नो बियरिंग ऑन अ कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बेल्ट कन्वेयर, ठीक है। बताइए कि कैरिंग कैपेसिटी जो बेल्ट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेल्ट कन्वेयर का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कैची पे डिपेंड नहीं करेगा। मेन इस क्वेश्चन का बोलने का मतलब यही है कि ये बोल रहा है कि बेल्ट कन्वेयर का जो कैपेसिटी है वो इसमें से जो ऑप्शन है कौन से ऑप्शन पे वो डिपेंड नहीं करेगा। तो बताइए 151 का क्या हो जाएगा, कौन से ऑप्शन पे डिपेंड नहीं करेगा बताओ? अभी मैं पढ़ाया कि बेल्ट कन्वेयर जो होता है उसका वो कैची पे डिपेंड करता है, ए इंटू बी इंटू वी। अभी मैं बताया वेलोसिटी, एरिया, एरिया मतलब विड्थ, और बल्क डेंसिटी, ठीक है। तो वो कैची पे डिपेंड करेगा, बेल्ट स्पीड पे तो डिपेंड करता ही करता है, ट्रफ एंगल पे भी तो डिपेंड करता ही है, और बेल्ट का जो विड्थ है उस पर तो डिपेंड करता ही है, तो कैची पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइज ऑफ मिनरल, मिनरल का जो साइज है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। 151 तक आप लोग को समझ में आया? किसी को कोई डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एंडलेस
scraper chain conveyor, after every 3 to 4 link there is one important item. स्क्रैपर चेन कन्वेयर में हर 3 से 4 लिंक के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम अटैच रहता है, वो आइटम को क्या बोलेंगे? 152 का आंसर बताइए। ये जो मैं आपको ये बेसिक, अभी मेरा जो क्लास जो है वो मेन न्यूमेरिकल के लिए, जो मेन क्लास है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के लिए है। ये जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत बस बता रहा हूँ। बाकी आप लोग को जो थ्योरी क्लास ली जा रही है उसमें आप लोग को मेन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, मेरा जो मेन फोकस है वो आप लोग का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पे रहेगा। ठीक है, अभी मैं आज का क्लास मैं ले रहा हूँ क्योंकि बुक में बहुत सारा क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 152 का, कि एंडलेस स्क्रैपर चेन कन्वेयर में 3 से 4 लिंक के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम प्रोवाइडेड रहता है, वो आइटम क्या होता है? फ्लाइट। मैं तो पढ़ाया था चेन कन्वेयर में फ्लाइट, हर 3 से 4 लिंक के बाद एक फ्लाइट लगा रहता है। ठीक है, 152 का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। 153, इन अ बेल्ट कन्वेयर सिस्टम द फंक्शन ऑफ स्नब पुली। आप बताइए स्नब पुली का क्या काम है? पहला क्लास में मैं बताया था स्नब पुली का काम क्या है। स्नब पुली का क्या काम है मैं पढ़ाया था। 153 का बताओ, सभी लोग बताओ, देखता हूँ कौन अच्छा से क्लास कर रहा है। 153 का आंसर बताओ, स्नब पुली का क्या फंक्शन है? पहला ऑप्शन है क्लीन द इनर सरफेस, इनर सरफेस को क्लीन करना, आउटर सरफेस को क्लीन करना, एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ाना और डिक्रीज करना बेल्ट का टेंशन। 153 का आंसर बताओ, इसका सभी लोग बताओ क्या होगा 153 का। जल्दी जल्दी बताओ 153 का क्या होगा, फिर आगे हम लोग 154 क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले 153 का आंसर बताइए। गोविंद बोल रहे हैं सी। और कोई? सिर्फ गोविंद ही पढ़ रहा है क्या, और कोई नहीं पढ़ रहा है क्या? और कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है क्या? विजय शर्मा भी सी बोल रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डिक्रीज इंक्रीज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट का बढ़ाना मेन काम होता है स्नब पुली का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 154 नंबर जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि डबल बोर्ड चेन स्टैंडर्ड कन्वेयर इज इंस्टॉल्ड इन अंडरग्राउंड कोल माइंस टू ट्रांसपोर्ट अ कोल। कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारा एक चेन कन्वेयर हमारा यूज किया जा रहा है। मास ऑफ चेन और एसोसिएटेड फ्लाइट जो दिया हुआ है वो 40 केजी पर मीटर दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.33 चेन का, चेन और स्पेन के बीच का, और 0.5 कोयला और स्पेन का बीच का दिया हुआ है। मोटर का अपना एफिशिएंसी 80% दिया ही हुआ है। coal is to be conveyed at a rate of 120 ton per hour of a length of 120 meter at a chain speed of 0.9 meter. The bulk density of a coal is। बहुत इजी क्वेश्चन है। कोल का बल्क डेंसिटी दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पावर पूछ रहा है, पावर रिक्वायरमेंट ऑफ अ मोटर ऑफ अ चेन कन्वेयर इन किलोवाट। ठीक है, और दूसरा इसी का अटैच दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पावर रिक्वायरमेंट ऑफ अ मोटर ऑफ अ चेन कन्वेयर if it moves in a uphill direction at a gradient of 1 in 10। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 1 in 10 ग्रेडियंट पे अगर मूव करेगा, लेकिन पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन में कोई ग्रेडियंट नहीं है, पहला क्वेश्चन में कोई ग्रेडियंट नहीं है। ठीक है,
तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं कन्वेयर के केस में बताया था कि कन्वेयर के केस में हमारा जो कन्वेयर के केस में मैं बताया था कि हमारा जो फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वो क्या क्या कंपोनेंट होगा। एक होगा फ्रिक्शन, एक होगा फ्रिक्शन ड्यू टू एम्प्टी कन्वेयर, पहला ये फ्रिक्शन फोर्स होगा। दूसरा फ्रिक्शन ड्यू टू कोल। और तीसरा मैं क्या बताया था कंपोनेंट, ग्रेडियंट पे फोर्स जो लगेगा ड्यू टू कोल, ड्यू टू कोल, यही तीन कंपोनेंट लगेगा। तो सबसे पहला यही तीन फोर्स का कंपोनेंट लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें तो ग्रेडियंट कुछ है ही नहीं, पहला क्वेश्चन वो तो ग्रेडियंट कुछ है ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग ग्रेडियंट कंपोनेंट को नहीं लेना है, सिर्फ कौन कौन कंपोनेंट लेंगे, लेना पड़ेगा फ्रिक्शन ऑफ एम्प्टी कन्वेयर और फ्रिक्शन ऑफ कोल, यही दो कंपोनेंट लेना है और हम लोग को पावर निकालना है। तो जो पावर जो निकलेगा वही दो कंपोनेंट के कारण पावर निकलेगा। कौन कौन सा, फ्रिक्शन ड्यू टू एम्प्टी, ये कंपोनेंट के कारण। तो पहले ये कंपोनेंट के कारण हम लोग पावर निकालते हैं, वो क्या होगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी, मतलब फ्रिक्शन फोर्स एम्प्टी कन्वेयर का इनटू वेलोसिटी। फ्रिक्शन फोर्स एम्प्टी कन्वेयर का क्या होगा, म्यू एम जी, यही होता है इनटू वेलोसिटी। ठीक है, एम्प्टी कन्वेयर का अपना जो वजन है, पहले फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है एम्प्टी कन्वेयर का, 0.33, म्यू क्या दिया हुआ है 0.33, इनटू मास क्या दिया हुआ है एम्प्टी कन्वेयर का 40 केजी पर मीटर। तो यहाँ पे 40 केजी मास दिया हुआ है पर मीटर, मतलब कितना मीटर चलेगा, कितना लेंथ देखो दिया होगा 120 मीटर। तो इंटू 120 मीटर कर देंगे, इंटू जी डाल दिए 9.8, इंटू वेलोसिटी देखिए क्या दिया हुआ है 0.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जीरो पॉइंट नाइन मीटर पर सेकेंड। अब यहां से इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, सभी लोग सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। मतलब पहला पावर का कंपोनेंट हम लोग फ्रिक्शन ड्यू टू एम्प्टी कन्वेयर के लिए निकालेंगे और दूसरा क्या निकालेंगे, फ्रिक्शन ड्यू टू कोल का सिर्फ मास। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है सभी लोग बताइए तो, कितना किलोवाट में आ रहा है, 40 इंटू, कैलकुलेट कीजिए, 0.33 इंटू 40 इंटू 120 इंटू 9.8 इंटू 0.9, लगभग 13,970 वाट आ जाएगा। 13,970 वाट आ जाएगा। इसको किलोवाट में कर दीजिए तो 13.9 किलोवाट पहला पावर का हमारा कंपोनेंट निकल गया। दूसरा पावर का कंपोनेंट पावर टू, वो फ्रिक्शन ड्यू टू कोल, फ्रिक्शन ड्यू टू कोल इनटू वेलोसिटी। फ्रिक्शन ड्यू टू कोल क्या हो जाएगा, म्यू इनटू एम जी इनटू वेलोसिटी। कोल का फ्रिक्शन का कंपोनेंट का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है 0.5, देखिए यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है। तो 0.5 इंटू मास कितना दिया हुआ कोयला का 120 टन पर आवर, 120 टन कोयला पर घंटा निकाला है। टन को केजी में कन्वर्ट कर दिए, पर घंटा निकाल रहा है, पर घंटा निकालना है। तो पर घंटा निकालना है तो हमको समय पहले निकालेंगे तभी ना हम लोग निकाल पाएंगे कि टोटल मास कितना हो जाएगा। तो समय कैसे निकालेंगे, समय कैसे निकालेंगे, मान लो कि ये 120 मीटर का चेन है और कितना स्पीड पे चल रहा है 0.9 मीटर स्पीड पे चल रहा है। तो हमारा स्पीड क्या निकलेगा 0.9 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है। तो टाइम क्या निकलेगा, टाइम क्या निकल जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 0.9, यही टाइम निकलेगा। ये टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास ऑफ कोल निकल जाएगा। तो इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए 120 डिवाइडेड बाय 0.9, ओके, ये हमारा टोटल मास निकल गया। लेकिन ये आवर में है तो हम लोग 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा सेकेंड में लाने के लिए।
क्योंकि ये तो लाए सेकेंड में, इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या दिया हुआ है देखिए 0.9 मीटर पर सेकेंड, तो इंटू 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिए। आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है 0.9 से 0.9 कैंसिल आउट हो गया, तो ये सॉल्व करने पे कितना वाट आ जाएगा बताइए तो सभी लोग, सॉल्व कीजिए। इसमें इसमें एक चीज छूट गया, जी लिए ही नहीं हम लोग, 9.81 जी लेंगे ना, 9.81 जी लेना पड़ेगा, जी तो लिए ही नहीं थे। ये लगभग कितना आ जाएगा 19,620 आ जाएगा, ये 20 वाट आ जाएगा, तो लगभग कितना आ जाएगा 19.6 किलोवाट। तो पावर का दूसरा कंपोनेंट निकल गया। अब टोटल पावर क्या हो जाएगा, टोटल पावर क्या हो जाएगा, टोटल पावर पहला क्वेश्चन के लिए P1 प्लस P2, P1 क्या निकला, P1 निकला 13.9, क्या निकल गया 13.9 किलोवाट, प्लस दूसरा कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट क्या आ जाएगा, पावर का पहला कंपोनेंट क्या निकाले 13.9 किलोवाट, प्लस दूसरा कंपोनेंट क्या निकाले 19.19.6 किलोवाट। ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा 13.9 प्लस 19.6, लगभग आ जाएगा 13.5 किलोवाट हमारा ये पावर आ जाएगा। ठीक है, इतना पावर आ जाएगा। हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पावर रिक्वायरमेंट ऑफ अ मोटर, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें हम लोग मोटर एफिशिएंसी भी ऐड करेंगे। तो मोटर एफिशिएंसी 80% है, तो जो रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन का जो पार्ट है उसका क्या हो जाएगा 33.5 किलोवाट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी जो एफिशिएंसी है, उससे हम लोग एफिशिएंसी जो है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो एफिशिएंसी 80% है तो 0.8 से डिवाइड कर दिए, तो कितना आ गया 33.5 डिवाइडेड बाय 0.8 कितना आ जाएगा, आ जाएगा अराउंड 42 किलोवाट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पावर रिक्वायरमेंट ऑफ मोटर ऑफ अ चेन कर्वेन इन किलोवाट इफ इट्स मूव इन अप हिल डायरेक्शन। अगर इसमें अगर बोल दिया, इस क्वेश्चन में बोल दिया कि वो अप हिल डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो हमारा पावर क्या होगा, तो अप हिल डायरेक्शन में भी मूव करेगा तो पावर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन के कारण जो पावर लगेगा ये पावर तो लेना ही पड़ेगा, एम्प्टी कन्वेयर का फ्रिक्शन के कारण, कोल का फ्रिक्शन के कारण, दो पावर कंपोनेंट तो हमको लेना पड़ेगा। लेकिन इस वाले में एक पावर का कंपोनेंट कौन सा लेना पड़ेगा, जो पावर कंपोनेंट जो हमारा फोर्स जो लग रहा है ग्रेडियंट पे,
ड्यू टू कोल। ठीक है, ये भी एक पावर कंपोनेंट एडिशनली जुड़ जाएगा। उसमें क्यों नहीं जुड़ा? कुछ क्योंकि वो फ्लैट सरफेस में मूव हो रहा था, उसमें इंक्लाइनेशन कुछ नहीं दिया हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में इंक्लाइनेशन दिया हुआ है। इंक्लाइनेशन कितना दिया हुआ है? 1/10। क्या दिया हुआ है? 1/10। तो अब इसको हम लोग निकालते हैं, क्या होता है इंक्लाइनेशन? mg sin थीटा, यही होता है, इनटू वेलोसिटी, यही होता है पावर। ठीक है, मास ऑफ कोल क्या हो जाएगा? मास देखो क्या दिया हुआ है, 120 टन। यहाँ पे देखो 120 टन पर आवर। उसी तरह से मास हम लोग लिख देंगे 120 टन पर आवर। टन को हम लोग केजी में कन्वर्ट कर दिए, इनटू टाइम लेना पड़ेगा, टाइम। टन पर आवर में, इसीलिए टाइम लेना पड़ेगा। तो 120 मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो ये टाइम आ गया। ओके, और डिवाइडेड बाय ये आवर में है, तो इसीलिए इसको 3600 से डिवाइड कर दिए, इनटू ये टोटल हम लोग का मास का कंपोनेंट आ गया, इनटू जी क्या है? 9.8 mg साइन थीटा। थीटा क्या दिया हुआ है? 1/10। यहाँ पे देखो इंक्लाइनेशन क्या है? ग्रेडियंट 1/10 इंटू 1/10। ये हमारा mg साइन थीटा हो गया। और वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? 0.9 इंटू 0.9। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 0.9 से 0.9 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 3920 के अराउंड आंसर हमारा आ रहा है, 3920। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 3920 हमारा अराउंड आ रहा है। ठीक है, तो लगभग कितना आ जाएगा? ये वाट में है, ये आ जाएगा 3.9 किलोवाट अराउंड आ गया। ठीक है, अब पावर निकालना। अब इस केस में क्वेश्चन नंबर 2, इस केस में पावर क्या निकलेगा? ये जो पावर निकला फ्रिक्शन के अगेंस्ट एम्प्टी कन्वेयर का, प्लस फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोल का, प्लस ग्रेडियंट ऑफ कोल, क्या हो जाएगा? 3.9। ये तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है? 37.4 किलोवाट आ गया। लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी भी जोड़ना पड़ेगा, एफिशिएंसी। तो पावर, एक्चुअल पावर क्या आ जाएगा? 37.5, मतलब इनपुट पावर 37.5 डिवाइडेड बाय 0.8, लगभग कितना आ जाएगा? 46.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 46.75 के अराउंड हमारा आंसर आ जाएगा, किलोवाट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 46.75 के अराउंड हमारा किलोवाट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये गेट 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से ही क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? एक बार पूछ लो, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो। और और कोई, किन्हीं को और कोई डाउट? चलिए, बाकी लोग को क्लियर है सभी को। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। कल और भी क्लास हम लोग करेंगे। कल हम लोग कुछ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कल मेनली जो क्लास है वो न्यूमेरिकल पे ही रहेगा। कल हम लोग और बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, कन्वेयर से रिलेटेड ही कल हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कन्वेयर के बाद हम लोग जो अगला जो न्यूमेरिकल अगर हम लोग देखेंगे, तो मुझे लगता है लोकोमोटिव का कुछ हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, लोकोमोटिव का न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, जैसे जैसे फिर पंप वगैरह का न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे। ठीक है,
चले फिर आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। सभी को समझ में आया आज का क्लास? अगर कोई डाउट है तो वो कल पूछ लेना, या फिर पर्सनल आप लोग व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, गुड बाय एवरीवन।